हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना कौशिक। वेलकम टू द एमएससी नोट सीरीज़। सो आज हम हमारा टर्पेनोइड और कैरोटीनॉइड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमने जिब्रेलिन तक कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेंटोनिन के बारे में। तो देखो, सेंटोनिन में आप अगर स्पेसिफिक इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एक आपको लैक्टोन दिखेगा। यहाँ पे इसमें यही मेन चीज़ है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन लिखोगे तो आपको इस लैक्टोन की फॉर्मेशन लिखनी कंपलसरी है। तो एक तो इसमें ये ध्यान रखना। बाकी इसमें क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसलिए आपको उसका यूवी स्पेक्ट्रा लिखना होगा। तो कुछ कुछ बातें आपको लिखनी पड़ती है। और बाकी देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो कैसा है, आपको नेफ्थलीन के जैसा इसका स्केलेटन दिख रहा है। तो वो चीज़ें आप स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में लिख सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ में पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ मेन बातें डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने लैक्टोन फॉर्मेशन का स्टेप लिखा है। ठीक है, उसके बाद में जब आप सारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर लोगे तो फाइनली इसकी स्ट्रक्चर दो तरह की हो सकती है, या तो कीटो होगा या इनॉल होगा। सो यहाँ पे ये स्टेप आपको लिखना जरूरी है कि इसमें कीटो इनॉल रॉकेट ऑटोमेरिज में मिलता है तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी। तो बेसिकली जब इसकी रिएक्शंस की स्टडी की गई तो सेंटोनिन में OH ग्रुप यानी कि जो फिनॉल ग्रुप है, फिनॉलिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती, फिनॉलिक रिएक्शन इसने नहीं दी। दैट मीन कि इसका इनॉल फॉर्म नहीं है। एक्चुअल में जो सेंटोनिन की स्ट्रक्चर है उसमें कीटो फॉर्म में मिलती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सेंटोनिन में क्योंकि एक कायरल सेंटर है तो आपको उसको भी एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, इसलिए आपको दो तरह के सेंटोनिन मिलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अल्फा सेंटोनिन एंड बीटा सेंटोनिन। ठीक है, सो ये हमारी कुछ जनरल सी बातें हो गई। और आप अगर इसकी स्ट्रक्चर की सारी रिएक्शन लिखोगे तो देखो, जिंक मेन जो रिएक्शन है ना वो सारी मैंने इस पेज पे आपकी लिखी हुई है। कि जैसे कि सेंटोनिन से NaOH यूज़ करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिंग ओपन हो जाएगी, सेंटोनिक एसिड बन जाएगा। जिंक डस्ट यूज़ करोगे तो आपके नेफ्थलीन स्केलेटन आपका कंफर्म हो जाएगा। और NH4OH से करवाओगे तो सेंटोनिन ऑक्सिम बनेगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप ये लिखते हैं तो यहाँ तक आपका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। नाउ कम टू द सिंथेसिस। सिंथेसिस सेंटोनिन का सबसे ज़्यादा छोटा सा और इजी सा सिंथेसिस है। अगर आप देखेंगे तो हमने सिंपल माइकल एडिशन के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन करवाई है। माइकल एडिशन करवाने के बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पे सिलीनियम ऑक्साइड का यूज़ किया है। ठीक है, देखो बहुत जो सिंथेसिस रिएक्शन है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जनरल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, इसलिए इनको अच्छे से करना। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में अपर लेवल में भी पूछे जाते हैं, आपको हर जगह हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज द फाइटोल। देखो, फाइटोल के स्ट्रक्चर में आपको मेनली ये याद रखना है कि फाइटोल में दो कायरल कार्बन सेंटर होते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। साथ में ये याद रखना कि जो कार्बन चेन है उसमें सिंपली 16 कार्बन होते हैं। बाकी इसकी स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। डिटर्मिनेशन लिखोगे तो वही आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या OH ग्रुप मिल रहा है, इसलिए आपको 1 डिग्री OH वाली रिएक्शंस लिखनी है। अब बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस में हमने कुछ नहीं लिया, हमने OH की जगह यहाँ पे कीटोन लिया है। उसके बाद में इसमें आपने NaNH2 यूज़ किया और फिर बाद में इस पर एसिटाइलिन को, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड चाहिए तो हमने पहले ट्रिपल बॉन्ड का इंसर्शन किया, जिसका बाद में हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, डबल बॉन्ड में। एंड देन वी डू द एलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो ये बहुत सिंपल से स्टेप है और वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इनसे आपको जनरल केमिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है वहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री लिखना है, जहाँ पे आइसोमेरिज्म वहाँ पे आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को ऑब्वियस है कि शो करना है। नेक्स्ट इज द एबिएटिक एसिड। तो देखो, ये जो कंपाउंड है इसका सिंथेसिस और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ गलत बता देते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल है, मिथाइल को भूल जाते हैं या फिर एक डबल बॉन्ड को भूल जाते हैं। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से रखनी है, इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे रिएक्शन जो आपका एबिएटिक एसिड देता है वो डिहाइड्रोजनेशन करने पे एबिएटिक एसिड फॉर्म करता है। आपका एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं रेटिन। तो बेसिकली इसका जो इसमें ये रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका जब आप करवाओगे रिडक्शन तो रिटिन बनेगा। और पहले इसी का सिंथेसिस हम करते हैं, क्योंकि एबिएटिक का थोड़ा सा हार्ड होता है सिंथेसिस करना, तो हम एक स्टेप अलग चलते हैं। ठीक है, देखो, जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो रिटिन बनेगा, उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा,
रिटिनोक्विनोन बनेगा। ये सारी रिएक्शन ऐसी, ये रिएक्शन ऐसी है जिससे हम स्ट्रक्चर ऑफ किसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं, रिटिन की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले आपको सिंथेसिस भी किसका लिखना पड़ेगा, रिटिन का ही लिखना पड़ेगा। रिटिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की मिलेगी, देखो दिस इज द रिटिन, और इसी से आगे आपका एबिएटिक एसिड का सिंथेसिस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटिन को पहले लिखें। कई बार सिंपली सिर्फ रिटिन को सेपरेटली पूछ लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पीडीएफ के अंदर सारी डिटेल मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। इसमें आपको कुछ तो ऑर्गेनिक अगर आती है तो आप थोड़ा मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। जैसे कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि अगर आप एबिएटिक एसिड का सिंथेसिस लिखोगे तो देखो एक एक स्टेप इसका ऐसा है कि आपको आपकी ऑर्गेनिक को बेटर करता जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ ये बोलते हैं ना स्टूडेंट की एडवांस सिंथेसिस हमें समझ नहीं आता, तो वही चीज़ें आपको इन सब के सिंथेसिस से धीरे धीरे समझ में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा बेस एंड TSOH यूज़ किया, उसके बाद में हमने MEI यूज़ किया। तो सिंपल है कि ये MEI कहाँ पे इंसर्ट होगा, इस कार्बन पोजीशन पे। देखो यहाँ पे ये कार्बन CH3 मिथाइल इंसर्ट हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, माइकल एडिशन करवा रहे हैं। तो माइकल एडिशन कहाँ होगा, आपके अल्फा बीटा 1,4 एडिशन हो जाएगा। 1,4 एडिशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद में हमने क्या किया, कीटोन का क्या कर दिया, प्रोटेक्शन किया। देखो तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर अदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप पता है आपको कीटोन के दाब, उनसे कर दो प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया। आप इसकी जगह ग्लाइकोल का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा। देन वी डिड द रिडक्शन। जब हमने रिडक्शन किया तो यहाँ पे इसको फिर से इसका डी प्रोटेक्शन किया है, और उसके बाद में इस तरह से आपकी फाइनल कुछ रिएक्शन आगे चलती जाएगी। तो देखो ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिंथेसिस बहुत यूज़फुल है। और अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक आती है, आपको पता है, तो आप सिर्फ क्या करो, सिर्फ अपना स्टार्टिंग प्रोडक्ट याद रखना। सिंथेसिस आपको स्टार्ट कहाँ से करना है उतना याद रख लोगे तो आगे आपको अगर जनरल आपको पता है कि आपको कैसे कौन सा ग्रुप इंसर्ट करना है, रेट्रोसिंथेसिस या अपन ने डिस्कनेक्शन अप्रोच भी पढ़ा था, तो उसमें भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें थी। तो वो यहाँ पे आपको हेल्प कर जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमारा रह गया है कैरोटीनॉइड्स, वो देख लेते हैं। देखो कैरोटीनॉइड्स बेसिकली मेरे टाइम पे सिर्फ एक कैरोटीनॉइड का सिंथेसिस आता था। और कैरोटीनॉइड के अगर आप टाइप देखोगे तो बीटा कैरोटीन, अल्फ़ा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ये उसके कुछ टाइपेस होते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है अल्फ़ा कैरोटीन। आपको मेनली इसमें बीच में जो जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उनका काउंट याद रखना है। बीटा कैरोटीन अगर आपको बनाना होगा तो ये 5-6 पोजीशन है। ये जो 5-6 पोजीशन है, यहाँ से डबल बॉन्ड का रिमूवल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका बीटा कैरोटीन बन जाएगा। नॉर्मल जनरल सा सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन लिखेंगे तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट तो यही लिख सकते हैं कि अल्फ़ा कैरोटीन का सिंथेसिस हम बीटा कैरोटीन से लिख कर सकते हैं थ्रू द रिडक्शन। ओके, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पूछते हैं, कंपाउंड पूछते हैं आपसे। बेसिकली ये जेरेनोइक एसिड पूछते हैं। तो जो जेरेनोइक एसिड है वो आपको बीटा कैरोटीन के ऑक्सीडेशन और उसके बाद में जब ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तब आपको जेरेनोइक एसिड मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है और इसका सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी पूछते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पूछता है वो है बीटा कैरोटीन का डिस्टिलेशन। तो देखो जब हम इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं तो आपको टॉलुइन, मेटाजाइलिन एंड 2,6 डाइमिथाइल नेफ्थलीन मिल रहा है। इसको लिखने का तरीका ये है कि बीटा कैरोटीन पूरा मत बनाओ, टॉलुइन बन रहा है ना, टॉलुइन के स्ट्रक्चर बना लो, एक बॉन्ड को फ्री रख दो, ठीक है, और डैश लाइन कर दो। ऐसे ही आप मेटाजाइलिन लिख सकते हो और 2,6 डाइमिथाइल नेफ्थलीन भी लिख सकते हो। ये बहुत इजी रिएक्शन है। थोड़ा ये ऐसा डॉट 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 लग रहा है, पर ये स्कोरिंग है, पेज भरने में काम आएगी, ठीक है। अब देखो इसका सिंथेसिस देखते हैं, ठीक है। इसका सिंथेसिस बहुत इजी है, आप इस रिएक्शन को पहचान गए होंगे। व्हाट इज दिस इज अ विटिंग रिएक्शन। देखो इसी तरह के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, नेट में देखे होंगे ना। तो और फिर अपन सोचते हैं कि ये क्या बना, ऑब्वियसली ये कौन सी रिएक्शन थी, प्रोडक्ट हमें नहीं पता होता, पर ये नेचुरल प्रोडक्ट के जो सिंथेसिस पोर्शन होते हैं वहाँ से उठा के नेट में भी रिएक्शन आती है, ठीक है। सो विटिंग रिएजेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एक एल्डिहाइड यूज़ किया है और दोनों क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, जिसके बाद में हमने ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन करवा के क्या बना लिया, बीटा कैरोटीन बना लिया। वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस रिएक्शन फॉर
नेट एग्ज़ाम एंड ऑल्सो फॉर द योर सेमेस्टर एग्ज़ाम। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। टर्पीन, टर्पेनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ में। होपफुली आपके लिए ये नोट्स बहुत यूज़फुल रहे होंगे, क्योंकि एमएससी में इतना टाइम नहीं होता, कहाँ ढूंढेंगे। मेरा किया हुआ है मेहनत, वो आई थिंक आपके काम आ जाए। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।